नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम बीच बाजार चुनावी बात में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ कमल कौशिक। इस समय हम मौजूद हैं गोहाना विधानसभा क्षेत्र में, जिसका इतिहास बहुत पुराना है, लेकिन राजनीतिक तौर पर गोहाना कहां पर खड़ा है। बीजेपी की सरकार तो 2014 में बनी, लेकिन क्या बीजेपी की सरकार बनने का फायदा गोहाना को मिला है? 2019 में कांग्रेस का विधायक बना, लेकिन फिर गठबंधन की सरकार बनी। क्या गोहाना को उतना फायदा मिला है? कई सवाल है जिनके जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे, क्योंकि राजनीतिक तौर पर गोहाना बहुत महत्वपूर्ण है हरियाणा में। हमारे साथ होंगे बीजेपी के नेता कृष्ण ढुल साहब। आइए, इस समय हम मौजूद हैं गोहाना के मेन बाजार में, और जिस मेहमान से हम बातचीत करने जा रहे हैं उनका नाम है कृष्ण ढुल साहब, जो कि हरियाणा बीजेपी के कद्दावर नेता है और प्रवक्ता भी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबरों तक पर। जी कमल भाई, बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद आपका। आप इस इलाके में आए और खबरें अभी तक चैनल की पूरी टीम को मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने गोहाना को चुना, और गोहाना जैसे एक क्षेत्र को जिस पर पहले पिछड़ेपन का एक टैग लगा होता था, और भारतीय जनता पार्टी की यहाँ एक राजनीतिक पार्टी के तौर पर कोई खास पहचान नहीं थी। पुराने समय की अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की यहाँ जमानत जब्त हुई है, और 2 बार जब भी हमारी सरकार रही है तो अभी हमारी बेस्ट पोजीशन सरकार होने के बावजूद हम लोग यहाँ तीसरे नंबर पर रहे हैं। ढुल साहब, आप तीसरे नंबर पर क्यों रहे? यही भी तो सवाल हमेशा से पूछा जाता है। आप तो यहाँ पर नंबर 1 आने चाहिए थे। नहीं, ऐसा नहीं है कमल। क्या होता है कि 2014 से पहले भारतीय जनता पार्टी का हरियाणा में कोई बहुत ज़्यादा आधार नहीं था, और कुछ चुनिंदा क्षेत्रों पर ही भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता चुनाव की तैयारियां करता था। और चूंकि पूरे प्रदेश में ही भारतीय जनता पार्टी की 2014 से पहले कोई एक अच्छी पार्टी की पकड़ नहीं मानी गई थी। जब 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो उससे पहले पूरे हरियाणा को पता है कि गोहाना में एक बहुत बड़ी रैली की थी उस वक्त के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, और ये दावा किया गया था भूपेंद्र सिंह हुड्डा के माध्यम से कि गोहाना की रैली रिकॉर्ड तोड़ रैली हुई है, और उसमें उन्होंने दावा किया कि करीब 10 लाख लोग जो है उस रैली में आए हैं। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई। हाँ, ये अलग बात है कि गोहाना से फिर उनका विधायक बना, लेकिन हमने अपने काम किए। हमने एक जो माननीय मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल जी ने नारा दिया कि हरियाणा एक और हरियाणवी एक, ऐसे कोई विधानसभा क्षेत्र जहां हमारा विधायक नहीं है, हमने उनको सौतेलेपन के हिसाब से या इस लिहाज से नहीं देखा कि वहां हमारा भारतीय जनता पार्टी का एमएलए नहीं जीता। हमने जो जो विधायक ने काम दिए वो किए, लेकिन 2019 में भी हम गोहाना की जनता का विश्वास नहीं जीत पाए। ये मुझे अफसोस है। वही तो मैं जानना चाहता हूं कि ऐसे कौन से फैक्टर्स रहे, कौन सी बातें हैं जो आम जनता को बीजेपी की समझ नहीं आई? आम जनता को ऐसा कुछ नहीं है कोई समझ में आया और बिना समझ की बात है। ये इलाका भूपेंद्र सिंह हुड्डा से प्रभावित इलाका रहा है, और इसलिए रोहतक और सोनीपत, इसको हम भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ भी मानते हैं। आप मानते हैं? मानते हैं लोग। देखिए, हम डिनाई नहीं कर सकते, होती हैं। देखिए क्या होता है कि चौथी बार यहाँ लगातार जगबीर सिंह मलिक जीत रहे हैं, कांग्रेस जीत रही है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम चल रहा है, तो निश्चित तौर पर किसी न किसी एक पार्टी का, एक नेता का प्रभाव रहता है। परंतु काम करने में भारतीय जनता पार्टी ने गोहाना में कोई कोताही नहीं बरती है। मानते हैं भूपेंद्र हुड्डा का? नहीं, अब टूटेगा। गढ़ टूट रहे हैं, आप देख रहे हैं, बड़े बड़े गढ़ टूटे हैं, और दीपेंद्र सिंह हुड्डा की हार, ये गढ़ टूटा है। और लोग जो कहते थे कि, और रोहतक के लोगों ने तो ये कहा कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा के सामने अगर नरेंद्र मोदी भी आ जाएगा तो भी नरेंद्र मोदी हार जाएगा। और किसने हराया? वो आदमी जो कांग्रेस से आया था, उसी ने दीपेंद्र सिंह हुड्डा को हराया। और यहाँ भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो खुद लोकसभा चुनाव लड़ने आए, कितने आए? 1,67,000 वोटों से हारे। और गोहाना में भी 50,000 वोट भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मिले, 61,000 वोट रमेश कौशिक को। और उस रमेश कौशिक को, जिनको वो ये कहते थे कि ये तो कुछ भी नहीं है, इसको तो मैंने पार्टी ज्वाइन की। मोदी लहर थी, उसमें जीत गए। नहीं, मोदी नहीं, देखिए, जब लोकसभा की बात आती है तो सिर्फ जनता मोदी चेहरा देखती है। नरेंद्र मोदी को भाई साहब आप मानते हैं कि उनकी लहर चलती है, बाकी बीजेपी के नेता मायने रखते हैं या मोदी मायने रखता है? अब की बार क्या मूड लग रहा है आपको? गोहाना में इस बार कमल खिलेगा, ये मैं निश्चित तौर पर आपके साथ कह सकता हूँ। गोहाना की जनता ने मन बनाया है, और हमने गोहाना के साथ कोई सौतेला व्यवहार नहीं किया है।
आज मुझे ये बताते हुए बड़ा फख्र होता है कि गोहाना हमारी ऐसी एक नगर परिषद है जिसको पिछले 2 वर्षों से लगातार स्वच्छता के लिए राष्ट्रपति के द्वारा पुरस्कार मिला है। गोहाना में आज नालियां जो ओपन नालियां नहीं है। गोहाना के ही विधायक विधानसभा में ये कहते हैं कि कांग्रेस के विधायकों से भेदभाव होता है, फिर वही कमियां गोहाना की गिनवाते हैं। ये भी विडंबना ही है देखिए राजनीति की। एक विधायक ही अपने इलाके की समस्या बताता है कि मेरे इलाके में ये समस्या है, मैं मानता हूं। मैं अगर कांग्रेस के विधायक के पास फरीदाबाद जाता हूं, NIT, वहां नीरज शर्मा भी ये बात कहते हैं कि ये तो भेदभाव करते हैं। 28 करोड़ रुपए मांगे जाते हैं, हालांकि उसके बाद क्या होता है मैं उस पर नहीं जाना चाहता। तो इन बातों को भी थोड़ा सा आप बताएंगे, इनके पीछे क्या मंशा होती है? नहीं, देखिए क्या है, पहले जरूर भेदभाव की बातें रही, इस प्रकार का वातावरण रहा कि लोग ये कहते थे कि भाई जो विरोधी पार्टी के विधायक हैं उनकी सरकार में चलती नहीं है, उनके काम नहीं होते हैं। ऐसा नहीं है, हमने उस मिथ को तोड़ा और मुख्यमंत्री जी ने, हमारे विधायक उल्टा इस बात पे नाराज हुए कि जी आप विरोधियों के काम ज्यादा करते हो, हमारे कम करते हो। ये आपने सुना है, विधानसभा में मुद्दा उठा है, हमारे विधायकों ने कहा, हमारे मुख्यमंत्री जी को कहा कि ऐसा तो पहली बार हो रहा है कि विरोधियों की विधानसभा में ज्यादा काम हो रहे हैं, हमारी विधानसभा में कम काम हो रहे हैं। और यहाँ पर जो रोड निकला है, यहाँ पर जो यूनिवर्सिटी आई है, यहाँ पर जो खानपुर महिला कॉलेज आया है, हमने विकास के काम किए और लगातार कर रहे हैं। और अगर गोहाना के विकास में कोई कमी रही है तो मैं स्पष्ट तौर पर कह सकता हूं कि यहाँ का विधायक जिन्होंने गोहाना के मुद्दों को मुख्यमंत्री को नहीं दिया और विधानसभा में नहीं उठाया। और यहाँ आज फैक्ट की बात कर सकता हूं, चूंकि आज इंटरनेट का जमाना है, विधानसभा की प्रोसीडिंग ऑनलाइन है, आप पूछ लीजिए कि गोहाना के कितने प्रश्न गोहाना के MLA ने विधानसभा में पूछे हैं। तो रहते सब कुछ बोलते जरूर रहते हैं, वो राजनीतिक बातें होते हैं। कमल जी, आप भी और हम भी विधानसभा का सत्र लगातार देखते रहते हैं। जब आप जा ही रहे हैं ग्रामीण इलाकों में, आप लोगों से बातचीत भी करते होंगे, आज लोग आपसे क्या उम्मीद रखते हैं, सरकार से क्या उम्मीद रखते हैं? मैनिफेस्टो जब बनेगा, कृष्ण ढुल साहब अपनी भूमिका किस तरह से एक कार्यकर्ता के तौर पर भी और यहाँ के लोगों की भलाई के तौर पर भी एक शख्स आप हैं जिससे आस है, क्या लोग समस्या बताते हैं जो आपको लगता है कि आने वाले वक्त में आपका विजन हो सकता है? मुझे लगता है कुछ जो मोटी मोटी 4-5 समस्याएं जो मेरी निगाह में आई, जो लोगों से बात करने के उपरांत आई। गोहाना का जो पेरीफेरी है वो आधी पेरीफेरी, बाईपास आधा है, तो उसका एक रिंग रोड होना चाहिए। आधे पर तो गोहाना में ठीक बाईपास है, आधा जींद और जुलाना और गोहाना से परली तरफ महम और लाखन माजरा का जो इलाका है उस तरफ कोई भी जो बाईपास को टच नहीं करता है, सबसे बड़ी समस्या। दूसरी, और इसके अलावा 2 हमारे जो रोड है, बरोदा रोड और महम रोड, उस पर ट्रैफिक मतलब फाटक के कारण जाम लगता है, उसकी एक समस्या है जो मुझे लगता है कि तत्काल मैं अगली योजना में पूरी करवाऊंगा। और उसके अलावा अगर हम बात करें तो मंडी जब सीजन आता है, गेहूं का जब सीजन रहता है, उस वक्त भी वहाँ क्या है कि आवक इतनी ज़्यादा आ जाती है कि वहाँ मंडी में और लोगों को निकलने के लिए जगह नहीं रहती। तो मुझे लगता है कि एक मंडी का अलग से जगह निश्चित होनी चाहिए। व्यापारी भी है, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। शहर के मामले में देखो तो गोहाना सुंदर बना है। अच्छा, पिछले 10 साल में गोहाना की सुंदरता बहुत बड़ी, देखने लायक सुंदरता है। बीजेपी से आस है या कांग्रेस का गढ़ इसे कहा जाता है? अंकल जी क्या कहेंगे आप? जो राजनीति है उसमें आपको लगता है कि आने वाले वक्त में गोहाना के लिए कुछ बदलाव ला सकती है राजनीति? और कृष्ण ढुल साहब भी यहाँ से दावा ठोक रहे हैं कि मैं लोगों की भलाई जरूर करने वाला हूँ। देखो, ऐसे तो नेता आते भी हैं और बनते भी हैं, लेकिन सबसे हम उम्मीद ही रखते हैं कि अच्छा करें। तो गोहाना में तो जैसा लगाया जाए कि राजनीति जहाँ सारी यहीं से चलती है, तो यहाँ पे तो अच्छा हो ही रहा है। अच्छा, गोहाना को जिला बनाने की डिमांड भी होती है, यहाँ के लोग चाहते हैं। आपको लगता है ये बड़ा मुद्दा है या फिर बुनियादी सुविधाएं बड़ा मुद्दा है? दिल्ली जो है इस गवर्नमेंट के अंदर 10 साल के अंदर जो एक अच्छी बात है कि रोजगार के अंदर पारदर्शिता, जो रोजगार मिला है उसके अंदर पारदर्शिता रही है, ये सबसे बड़ी जीत है। क्या वाकई में आपको आसपास उदाहरण ऐसे दिखाई देते हैं या फिर बातें ही हैं सिर्फ ये बीजेपी नेताओं की? ऐसे है कि ऐसे जो लोग जो है बिल्कुल गरीब परिवार से थे और मेहनती थे, वो लोग भी लगे हैं। ये जो अभी हमारे साथी ने बताया, हो सकता है इनका कोई बच्चा नहीं लगा होगा, लेकिन इन्होंने इस बात को माना है। हमने हरियाणा बनने के बाद 1966 में हरियाणा बना था, एक योजना में किसी एक सरकार ने अगर सबसे ज्यादा नौकरियां दी हैं तो वो ये मनोहर सरकार है, बीजेपी की सरकार है। 1,20,000 नौकरियां, मैं ऑन रिकॉर्ड आपके सामने कह रहा हूं, 1,20,000 नौकरियां हमारी सरकार ने दी है। नहीं, देखिए, विपक्ष का काम तो आलोचनाएं करना है और मैं मनोहर जी को सैल्यूट करता हूं और मैं कहता हूं पूरी जनता के सामने
कि मनोहर जी जैसा मुख्यमंत्री नहीं आने वाला। ऐसा मुख्यमंत्री जिसने अपने भाइयों की एंट्री मुख्यमंत्री आवास में बंद कर दी, ये कहते हुए कि ये हरियाणा में तुम ही मेरे भाई नहीं हो, ये 3 करोड़ लोग मेरे भाई बहन हैं। कि आज 6 महीने बाद जब यहाँ चुनाव आएगा, यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का कमल इस बार आपके नाम से कमल खिलेगा। कमल जी, आपका नाम भी कमल है। डॉक्टर साहब, इससे पहले कई मुद्दों पर हमने बातचीत की है, लेकिन गोहाना पर पूरा फोकस करते हुए मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। 2014 से लेकर 2024 तक और 2004 से लेकर 2014 तक अगर इसमें तुलना की जाए, संक्षेप में आपसे पूछना चाहूंगा, आपको क्या लगता है? कई बार आरोप आप लगाते हैं कि रोहतक का ही ख्याल रखा गया है, रोहतक में ही नौकरियां दी गई, ये आरोप लगाते थे पूर्व की भूपेंद्र हुड्डा सरकार पर। तो ये तो नजदीक है रोहतक से, यानी कि यहाँ पर भी विकास हुआ होगा, यहाँ पर भी नौकरियां खूब मिली होंगी। नहीं, प्रदेश की अगर हम जनता की बात करेंगे तो प्रदेश की जनता की बात तो प्रदेश की जनता ही बता देगी। लेकिन वो तो कहते हैं उनकी सरकार में बहुत ज्यादा विकास हुआ, मेट्रो रेल वो लाए, और ये चैलेंज के साथ कहते हैं। जिस भी मंच पर मैं पूछता हूँ कांग्रेस नेता से, भूपेंद्र हुड्डा साहब का भी इंटरव्यू मैंने लिया, कह रहे हैं 1 इंच आगे मेट्रो लाइन बढ़ाई हो, कोई बड़ा प्रोजेक्ट लाए हो, कोई ऐसी चीज बता दो जिसमें वाकई में लगा हो कि हरियाणा में ये प्रोजेक्ट पूरे देश में सबसे अलग था और ये बीजेपी सरकार लेकर आई। ये चैलेंज के साथ कहते हैं पिता पुत्र दोनों। सबसे अलग वाली तो बात मैं नहीं बता पाऊंगा कि सबसे अलग क्या किया। सबसे अलग अगर बात किया तो मैंने कहा कि हम जो लेकर के आए पारदर्शिता सबसे पहले, और सबसे अलग हमने की नौकरी में पर्ची और खर्ची शुरू, कि भाई बिना पर्ची बिना खर्ची हरियाणा का आदमी लगेगा। दूसरा, हमने ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी, जो टीचर ट्रांसफर का जो मामला था वो अपने आप में इतना बड़ा मामला था कि 5 सालों में 1,00,000 1.5 लाख करोड़ का व्यवसाय और गड़बड़ हो जाती थी, हमने उसको बंद किया। 152 डी, जो हरियाणा के 8 जिले अभी तक हरियाणा से मुख्य तौर पर चंडीगढ़ से कटे हुए थे, हमने वो बनाया। और अभी पिछले दिनों नरेंद्र भाई मोदी ने देश में एक और एम्स खड़ा किया रेवाड़ी में। हमने बड़े बड़े काम किए। दावा हम जो कर रहे हैं वो कागजों पर नहीं कर रहे हैं, हम लोग तथ्यों पर बात करते हुए बात करते हैं। डॉक्टर साहब, जो लोग हैं वो नरेंद्र मोदी को जानते हैं, पहचानते हैं, उनका गुणगान भी करते हैं, अब ये उनकी काबिलियत है। तो लेकिन जिस तरह से अगर हम बात करें विधानसभा चुनाव की, तो उसमें जो मुद्दे हैं वो किस तरह से बदल जाते हैं, कैसे आपने देखा? गोहाना की मैं बात करूं, यहाँ पर सड़कों का मुद्दा पहले था 2014 से पहले, आप मानते हैं, बिजली का मुद्दा था, पानी का मुद्दा था, ये बुनियादी सुविधाएं क्या देने की जो बात होती थी धरातल पर था कि नहीं था, और आज उनमें क्या डिफरेंस है? देखो, गोहाना में अगर बात करें शहरी और ग्रामीण गोहाना की, तो यहाँ 2 ग्रामीण इलाके में 2 ही मुद्दे सबसे बड़े हैं। जहाँ जहाँ मैं घूमा हूँ, जहाँ मैं लोगों के बीच में गया हूँ, तो मुझे 2 मुद्दे सबसे ज़्यादा ग्रामीण इलाके में नजर आए। वो ये थे कि पानी की, एक तो पीने की पानी की समस्या है गाँव में, और दूसरा खेतों में सेम की समस्या है। यानी कि जहाँ एग्रीकल्चर के लायक, जो कृषि के लायक भूमि है, वो पानी ऊपर आ जाता है, जिसके कारण उनकी एक फसल खराब हो जाती है। ये 2 बड़े मुद्दे। और इसके लिए मेरी इंजीनियरिंग चीफ है सतबीर सिंह कादयान, जिस प्रकार उन्होंने बड़ौदा में करीब 1500 एकड़ भूमि जो बिल्कुल खराब हो चुकी थी, उसमें आज अगर आप बात करोगे 7500 एकड़ भूमि, 1500 नहीं, सॉरी गलत बोल गया, 1.5 एकड़ भूमि सिर्फ ऐसी बची है जिसमें फसल नहीं होती। तो इसी प्रकार हरियाणा के में गोहाना के कुछ ग्रामीण इलाके हैं जिनका भी पिछले दिनों मैंने सर्वे किया है और मैं गया हूं, उनमें हमने ये उनको आश्वासन दिया है कि हम लोग इसी प्रकार की एक बुनियादी स्कीम लेकर के आएंगे कि उनका सारा पानी एक ड्रेन में निकल जाए, और जिन किसानों को दिक्कत है उनकी हम उस दिक्कत को दूर करेंगे। गोहाना में हमने काम किए हैं। पूछ लेते हैं। बिल्कुल, पूछिए। नाम क्या आपका? दीपक जी, बताइए आप। अब नेता खड़े सामने, कोई शर्म की बात नहीं है, सीधा बोलिए, सरकार को बात पहुंचाइए। हमारे को, हम जब से हमारी उम्र हो गई है 35-36 साल, हमने पहली बार देश का प्रधानमंत्री जो हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, सबसे बेस्ट है। हमने आज तक ऐसा प्रधानमंत्री कभी भी नहीं देखा। भारत माता की जय, मनोहरलाल खट्टर की जय, भाई कृष्णलाल की, नरेंद्र भाई मोदी। हमने जो आज तक हमने आज तक ऐसा नहीं देखा। धारा 370, राम मंदिर, जो हमने जो ये मुद्दे देखे हैं ना, इनसे पेट भर जाता है। पेट हमारे लिए तो यही भगवान है। अच्छा, जो सच्चाई है। अच्छा, जो मुद्दे बड़े थे उनको सोल्व कर दिया, बाकी आगे बाकी जो ये कहेंगे वो करके दिखाएंगे। अच्छा, बिल्कुल। ढुल साहब से कुछ उम्मीद है आपको? हाँ जी, कृष्ण ढुल साहब से क्या उम्मीद ये ऐसे नेता है, हो सकता है आने वाले वक्त में चुनावी मैदान में उतरे। वो कहते हैं ना जी, वो कहते हैं जब प्रिंसिपल बेस्ट रहता है ना, तो बच्चे ऑटोमेटिक सही चलते हैं। अच्छा, तो वही बात है। ठीक है ना जी, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। देश के प्रधानमंत्री ओके हैं तो
देखिए कमल, नरेंद्र मोदी जी की बात, यानी कि मोदी जी की कही गई बात, मोदी जी की गारंटी की बात ये जो नया शब्द निकल के आया है गारंटी, ये वो शब्द है जिसने ना सिर्फ 138 करोड़ हिंदुस्तानियों के दिल को बदला है, उसमें 3 करोड़ लोगों का हरियाणा और उसमें करीब हमारा लगभग 2 लाख वोट का प्रतिनिधित्व करने वाला गोहाना, ये उससे अछूता कैसा रह सकता है? गोहाना का विकास जितना होना चाहिए था उतना हुआ है? बिल्कुल हुआ है। गोहाना का भरपूर विकास हुआ है, ऐसे कोई दिक्कत ही नहीं है। हमारे चेयरमैन ने बहुत ज़्यादा विकास किया है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। इस सरकार में कामकाज हुआ है या पहली सरकार में होता है? कामकाज इस सरकार में। अच्छा, कितने नंबर देते हैं आप 10 नंबर तो वही मर्जी दे रहे, जब काम हो रहा है खुश है, व्यापारी वर्ग भी खुश है। क्या सुरक्षित है महिलाएं आपको लगता है इस सरकार में? जो मुद्दे आपको महिला के तौर पर लगते थे वो उनका समाधान हुआ है? अच्छा, कुछ व्यापारी वर्ग या दुकानदार, उनसे बातचीत करते हैं। चुनावी बात कर रहे हैं, बीच बाजार, लेकिन जनता की बात के बिना सब अधूरा है। क्या लगता है इस सरकार में कामकाज हुआ है? अच्छा, काम बढ़िया हुआ एक युवा वोटर को क्या उम्मीद है इस सरकार से और आने वाले वक्त की सरकार से? हैं? लोकसभा में और आगे हरियाणा में, विधानसभा में? क्यों, ऐसा क्यों? सरकार में दम है। अच्छा मोदी में दम है। अच्छा, मोदी फैक्टर, ढुल साहब एक बड़ा फैक्टर है आपके लिए, बहुत बड़ा फैक्टर। उसका तोड़ विपक्ष के पास है कि नहीं है, ये भी सवाल कई बार उठता है। मैं अगर आप इसको तोड़ के तौर पर देखेंगे तो प्रदेश की जनता बार बार एक संदेश दे रही है, और मोदी जी ने तो इस बार कह दिया कि अब की बार 400 पार, तो तोड़ कहाँ मिलेगा? आप एक माहौल बनाते, एक हवा बनाते, उसका फायदा उठा लेते हैं, ये बात कई बार कही जाती है। 400 पार आप सोचिए, विपक्ष को आप खत्म ही कर देंगे क्या? नहीं, हम नहीं खत्म करेंगे। ये जो 138 करोड़ लोग हैं, ये जो जिन लोगों के लिए मोदी जी ने काम किया है, हम नहीं खत्म करेंगे। ऐसे थोड़ी होता है, राजनीतिक पार्टियां एक दूसरी पार्टी को खत्म नहीं करती, ये लोकतंत्र है। अभी तक तो सारे के सारे लोग आरोप लगाते रहे, ईवीएम खराब है, ईवीएम खराब है, लेकिन देश की जनता देखती है, देश की जनता ने ये देखा है कि नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो कहा वो करके दिखाया है। तो चेहरा मायने रखता है या फिर बीजेपी मायने रखती है, या दोनों आपको लगता है? काम देखा जाता है पहले, जो काम बीजेपी ने क्योंकि यहाँ तो कांग्रेस के विधायक है मौजूदा। सर मुझे तो दोनों ही अच्छे लगते, वैसे तो मैं बीजेपी से। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आप प्रवक्ता तो हैं पार्टी के, लेकिन इच्छा तो सभी की उतनी महत्वाकांक्षा होती है। क्या कृष्ण ढुल जी भी गोहाना से चुनाव लड़ने की इच्छा रखते हैं कि नहीं रखते? बिल्कुल रखता हूँ, और मैं तो लंबा समय मैंने संगठन के साथ काम किया है, और मुझे 100% ये विश्वास है कि मेरी पार्टी मेरे काम को देखते हुए और मेरी जो महत्वाकांक्षा है, उस महत्वाकांक्षा को निश्चित तौर पर इस बार जो है पूरा करेगी। और पार्टी ने और संगठन ने मुझे अवसर दिया तो मैं गोहाना में कमल खिला करके दिखाऊं। खबरें अभी तक पे कृष्ण ढुल साहब ये दावेदारी ठोकते हैं कि वो गोहाना से चुनाव लड़ना चाहते हैं और पार्टी उन्हें मौका दे सकती है। देखिए, मैंने कहा, सीधी सीधी मैं बात पूछ रहा हूँ कमल भाई, राजनीति में क्या है, अनिश्चितता का माहौल कभी से रहता है। हाँ। अनिश्चितताएं हमेशा रहती हैं, और पार्टी मुझे अवसर दे रही है, मैं निश्चित तौर पर चुनाव लड़ूंगा, और मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए गोहाना में कमल के लिए काम कर रहा हूं। हमारी पार्टी तो ये भाई जो आज गोलगप्पे लगा रहा है, पानी पूरी बेच रहा है, इसको भी टिकट की चुनाव दे सकती है कमल का, तो क्या ये चुनाव नहीं लड़ेगा? लड़ सकता है, ये भी हमारा कार्यकर्ता है। और यही एक ऐसा संगठन है कमल भाई, कांग्रेस में आज मैं आपको बताऊं 90 में से 70 सीटें तय हैं, 80 सीटें तय हैं। भारतीय जनता पार्टी की 90 में से 10 सीट भी तय नहीं है, और मनोहर जी के नेतृत्व में काम करा रहे हैं। क्योंकि मैंने कहा, मनोहर जी के रूप में हरियाणा के लिए सौभाग्य की बात है कि ऐसा व्यक्ति मुख्यमंत्री बना है जिसने अपनी कमाई को घटा करके लोगों की कमाई को बढ़ाने का काम किया। ठीक है, लोगों की तरफ उनका ध्यान गया। मैं लोगों से बातचीत करता हूँ, काफ़ी संख्या में लोग खड़े हैं। आपको लगता है कि गोहाना वाकई में चमक सकता है? जबकि रोहतक से सटा हुआ था, हुड्डा की सरकार भी थी, तब कुछ बदलाव हुआ या इस सरकार में कुछ हुआ? इस सरकार में इस सरकार में हुआ। क्या क्या जो मुद्दे थे जिनके समाधान हुआ? हर वर्ग के लोग यहाँ पर आते हैं। अंतिम सवाल मेरा है, उनके सामने बीच में आप खड़े होकर सच सच बताइएगा। एक तो दावेदारी आपने कर दी है कि आप बिल्कुल वो चेहरा है जिसे विधायक होना चाहिए यहाँ का, आप पार्टी से भी एक तरह से हमारे जरिए भी बातचीत कर रहे हैं, लेकिन दूसरा जनता की आंखों में आंखें डालकर बता दीजिए कृष्ण ढुल साहब,
आपका विजन क्या है, क्यों आपको चुना जाए, क्यों पार्टी आपको चुने उम्मीदवार के तौर पर, ऐसा क्या आप में है जो किसी और में है ही नहीं, क्या विजन आपका है? एक कार्यकर्ता के तौर पर तो मैं ये कह सकता हूँ कि मैं जिस पार्टी में हूँ उसकी रीति और नीति के हिसाब से बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी क्षेत्रवाद के, बिना किसी जातिवाद के मैं पूरे गोहाना के लोगों के लिए काम करूंगा और कर भी रहा हूं। कमल जी, पिछले 2 महीनों से आप गोहाना के गांव में जाकर के देखिए कि मैंने वहां जाने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से उन कामों को करवा दिया है और जिन पे टेंडर लग रहे हैं, एस्टीमेट बने। गोहाना के 18 से 20 रोड जो गाँव को लिंक रोड है, पिछले 4 साल से हमारे यहाँ के स्थानीय विधायक ने दिए ही नहीं थे। वो जब मैंने अब जाकर के सारे देखे हैं, निकलवाए हैं, तो मुझे पूरा विश्वास है और मैंने मुख्यमंत्री जी से बात की है, उन्होंने उनको हरी झंडी दे दी है। खेतों के रास्ते, आप मुख्यमंत्री से डायरेक्ट बात भी करते हैं अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए? बिल्कुल बिल्कुल। मुझे आप जबकि एक प्रवक्ता है, नेता है, आप डायरेक्ट जाके कहते हैं कि मेरे विधानसभा क्षेत्र के मुद्दे हल कीजिए। निश्चित तौर पर जब हम किसी एक क्षेत्र में काम करते हैं तो मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते, और चूंकि मुख्यमंत्री जी जिस प्रकार से बात कहते हैं, क्या कहते हैं वो? हरियाणा एक हरियाणवी एक कि आप जाइए, संभालिए, काम करिए, लोगों के बीच में जाओ। उन्होंने मुझसे कहा काम ढोल साहब करवाएंगे, नाम मलिक साहब का हो जाएगा। नहीं, जनता जानती है, जनता जानती है। अभी लोग क्या कह रहे थे आपको बीच बाजार में? अभी लोगों ने क्या कहा कि गोहाना में काम हुआ, तो जगबीर मलिक ने किया क्या? ठीक है, वो ले ले, हमने मना ही नहीं किया। परंतु कमल भाई, मुझे ये कहते कोई गुरेज नहीं है। अब जनता जो है ना एक शीशा है, आईना जनता दिखा देगी। कोई भी है, मैं यहाँ झूठ बोल करके कितने दिन राजनीति कर सकता हूँ? हम नहीं कर सकते राजनीति, वो दौर बदल रहा है, वो झूठ का दौर, वो आंखों में धूल झोंकने का दौर, वो बहकाने का दौर। अब मेरी पत्नी मेरे कहने से वोट नहीं देती, मेरा बच्चा मेरे कहने से वोट नहीं देता। अब लोग विश्वास पे वोट देते हैं, अब लोग ये सोच करके वोट देते हैं कौन सी पार्टी मेरे लिए अच्छी है, कौन सा नेता मेरे लिए अच्छा है, कौन से लोग हमारे इलाके का काम कराएंगे। मैं मेरे गोहाना क्षेत्र के, इस गोहाना हलके के सभी लोगों के सामने रूबरू होकर के आज खबरें, अभी तक चैनल और जिसका कार्यक्रम बीच बाजार में, उन सब से मेरा एक अनुरोध है कि आपके इलाके के, आपके क्षेत्र के जो 9 वर्षों में काम जो आपको लगता है नहीं हुए, आप हमें, मुझे, मेरी पार्टी के यहाँ जो विरमानी जी हैं नगर परिषद के चेयरमैन, उनको, हमारी पार्टी के सांसद हैं उनको, हमारी पार्टी के बूथ के प्रधान को, मंडल के प्रधान को, हमारे एमिनेंट पर्सन को, किसी को भी आज अगर आप कोई काम कहेंगे तो वो आपका काम होगा। ये मैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के विश्वास पर, मनोहर लाल जी के सोच पर आप सब लोगों के साथ आग्रह करता हूँ और विश्वास दिलाता हूँ कि आपका काम अब रुकने वाला नहीं है। और मोदी जी की गारंटी है तो मनोहर जी की भी गारंटी है कि गोहाना, मेरी तो उन दोनों के साथ है, मैं तो उनका बच्चा हूं, मैं तो उनका छोटा कार्यकर्ता हूं, उनकी गारंटी ही चलती है, क्योंकि मोदी जी की गारंटी को पूरा देश मानता है, मनोहर जी की गारंटी को पूरा हरियाणा मानता है। मनोहर लाल जी के फैन लगते हैं आप? मनोहर लाल जी जैसा इंसान मैंने कहा कि राजनीति में ना कभी आया है और ना कभी आएगा। ढोल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया और आने वाले वक्त के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और जो आपकी इच्छा है वो पूरी हो, आपके समर्थक चाहते होंगे, लेकिन हम ये चाहते हैं गोहाना का विकास हो, हरियाणा का विकास हो और देश का विकास भी होना चाहिए। बीच बाजार चुनावी बात में आज ढोल साहब हमारे साथ है। कृष्ण ढोल ने अपने मन की बातें कही हैं। आने वाले वक्त में एक और बड़ी शख्सियत से हम मिलेंगे और बीच बाजार चुनावी बात करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए खबरें अभी तक। नमस्कार।